कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्तों पर खड़ा कर देती है। एक रास्ता सही होता है और दूसरा वो जो दिल चाहता है। एक तरफ डॉक्टर सियोजुन है जो दूसरों को शराब से बचाता है और दूसरी तरफ युमजू जो शराब से खुद को ही खो चुकी है। लेकिन क्या हो जब ये दोनों रास्ते टकरा जाएं और दोनों का अतीत आमने सामने आ जाए। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये कहानी है खुद से लड़ने और खुद को समझने की। हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एकदम लेटेस्ट कोरियन ड्रामा जिसमें रोमांस कॉमेडी के अलावा भी बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड डॉक्टर सियोजुन को देखते हैं। वो शराब की लत को रोकने और उसके ट्रीटमेंट पर एक लेक्चर दे रहा था। कहता है कि तुम लोग आसानी से अल्कोहल खरीद सकते हो, तुम कहीं भी कभी भी पी सकते हो। फिर दो फोटो दिखाता है। एक में एक आदमी नशे में धुत होकर रोड पर पड़ा हुआ था और दूसरी फोटो में कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे। तो वो कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये आदमी जिसके पास घर नहीं है वो शराबी है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कोरिया में लोग शराब को लेकर इतने ज्यादा पागल हो गए हैं कि उन्हें इसकी लिमिटेशन का नहीं पता। कोई कितना ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, वो भी शराब की लत से डूब सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग फीमेल लीड गिमजो को देखते हैं, जो कि एक ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग शॉप में सीनियर इंजीनियर है। वो रातों को सड़कों पर शराब पीकर डांस करती रहती है और पागलों की तरह घूमती रहती है। लोग उसे देखकर हंस रहे थे। तब उसे उसके फियांसे जुएब का कॉल आया था, लेकिन वो तो अपने में ही मस्त थी। अब अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो जुएब उससे घर आया हुआ था। उससे पूछता है कि तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही थी, तुम्हें बताया ना कि मैंने तुम्हें कितना कॉल किया। वो उस पर नाराज हो रहा था क्योंकि वो उसके ड्रिंक करने की आदत को अच्छे से जानता था। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें अल्कोहल और मुझ में से किसी एक को चूज करना होगा। वो भी बिना सोचे समझे अल्कोहल चूज करती है और यहाँ तक कि अपनी एंगेजमेंट तक तोड़ देती है। फिर हमें गिमजू की मॉम को दिखाया जाता है। वो अपने दामाद के लिए कुछ मिठाई लेकर उसकी कंपनी के बाहर पहुंच गई थी। उसे फोन करती है, तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ने सगाई तोड़ दी है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है। घर जाती है तो घर पर भी चारों तरफ बियर के कैन पड़े हुए थे। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। सीधा जाकर अपनी बेटी को मारती है, डांटती है कि तुम्हें पता है ना जुएब तुम्हें कितना प्यार करता है। वो तुम्हारे नए घर के लिए फर्नीचर खरीदना चाहता था और तुमने क्या किया, तुमने ये सब क्यों किया। और मुझे ये भी पता चला कि तुमने उसके बदले अल्कोहल को चूज किया। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने एंगेजमेंट तक तोड़ दी, क्यों। तो वो कहती है कि ड्रिंक करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, नॉर्मल सी चीज़ है, और मैं ऐसे इंसान के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ जो ये समझ ही नहीं पा रहा हो। जब हम डेट कर रहे थे तब तो उसे मेरा ड्रिंक करना बहुत पसंद था, लेकिन उसके बाद से तो वो एकदम बदल ही गया है। हर वक्त रोक टोक करता रहता है। तो मैं उस जैसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ। उसकी मॉम गुस्सा करती है, कहती है कि शादी कोई मजाक नहीं है, अभी उससे माफी मांगो, कहना कि मैं ड्रिंक छोड़ दूंगी। लेकिन वो साफ मना कर देती है कि मैं नहीं छोड़ने वाली, मुझे ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है। अब रात को उसकी मॉम जुएब को मैसेज कर रही थी, उसे कॉल कर रही थी, लेकिन वो उठा ही नहीं रहा था। तभी बेल बजती तो उसे लगता है कि शायद वो आ गया, लेकिन वो गिमजू ने उनके लिए खाना मंगवाया था क्योंकि उन्होंने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था। गुस्से में वो खाने से मना कर देती है कि तुम्हारी वजह से मेरी भूख पहले ही मर गई है, और फिर से उसे मनाने की कोशिश करती है कि तुम जाकर उससे माफी मांग लो। लेकिन वो साफ कह देती है कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ। तो वो कहती है कि तुमने शादी को मजाक बना कर रखा है, कि शादी कोई रिजर्वेशन है कि तुम्हारा मन चेंज हुआ और तुम वापस पीछे हट जाओ। तो वो भी कहती है कि पीछे हट जाने में कोई बुराई नहीं है, अगर अच्छा फील ना हो तो कैंसिल किया जा सकता है, और अब मैं बस अपने काम में फोकस करना चाहती हूँ। तभी उसके एचआर का मैसेज आता है कि उसकी छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर अगले दिन वो दोनों अपने होम टाउन जा रहे थे। तब उसकी मॉम के पास गांव से ही किसी का कॉल आता है। वो गिमजू की सगाई के बारे में बता रही थी कि मैंने सगाई तोड़ी है क्योंकि लड़के की माँ कुछ अच्छी नहीं थी। मुझे लगा कि शादी के बाद मेरी बेटी की लाइफ कुछ अच्छी नहीं रहेगी, तो उससे अच्छा है कि सगाई ही तोड़ दो। उसे गिमजू की इस हरकत पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन क्या करें, अपनी बेइज्जती तो नहीं करवा सकते थे ना कि उनकी बेटी ने क्या कहकर सगाई तोड़ी है। और उसे भी समझाती है कि सबसे यही कहना कि मैंने ही तुम्हारी शादी तोड़ी है। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब गिमजू के एचआर का मैसेज आया था। उसने उसकी छुट्टियों को एक्सटेंड नहीं किया था, बल्कि उसे जॉब से निकाल दिया गया था। उनके पास वहाँ से निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उनके अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला था और वो आगे से किराया भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए उसकी मॉम उसे गाँव लेकर जा रही थी। फिर वहाँ पहुँचते ही गिमजू सामने सियोजुन को जाते हुए देखती है। उसे पहचान जाती है क्योंकि वो उसे पहले से जानती थी, और सियोजुन यहाँ पर अपने बूढ़े पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए आया हुआ था। वो उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली था। अपनी एक पेशेंट पर वो गुस्सा करता है कि आपने अपनी दवाइयाँ नहीं ली, जो मेरी बात नहीं सुनता मैं उनका ट्रीटमेंट नहीं करता, ठीक है, मैं अगली बार से यहाँ नहीं आऊँगा। तो वो उससे माफ़ी मांगती है, कहती है कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मुझे खेतों में काम करना पड़ता है, इसलिए इन सबका ध्यान नहीं रहता। तो वो और उसकी कलीग हेमी उनके बदले खेतों में काम करने ले जाते हैं। तब वहाँ पर वो सबको एंटरटेन करता है। वो लोग भी उसे गाना गाने के लिए कहते हैं, तो उनके लिए गाना भी गाता है। वो यहाँ पर इन सब की हेल्प करता था क्योंकि सब बीमार थे, तो वो नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ भी दिक्कत हो। बचपन में इसी तरह वो फार्मिंग में अपनी दादी की हेल्प किया करता था। और वहाँ जब गिमजू और उसकी मॉम घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके हस्बैंड और उनकी बड़ी बेटी दोनों मिलकर शराब पी रहे थे। ये देखकर तो उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है, कहती है कि ये सब क्या है। तो वो कहते हैं कि सारे काम खत्म करने के बाद हम लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तुम बताओ कि अचानक से तुम यहाँ पर कैसे आई, तुमने कॉल भी नहीं किया। और फिर गिमजू को कहते हैं कि आओ, तुम्हारे लिए मैंने वेलकम ड्रिंक बनाई है। उसे पीने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो अपनी मॉम को गुस्सा देखकर इशारों में मना कर रही थी कि ऐसा मत करो। शराब देखकर तो उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, तो वो गुस्से में शराब से भरे कांच की बोतल को ही जमीन पर फेंक देती है। फिर अपने हस्बैंड को डांटती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सारी गलती तुम्हारी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके डैड ने ही उसे ड्रिंक करना सिखाया था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उनकी तरह नशेड़ी बनती गई। उसकी मॉम उन्हें ये भी बताती है कि तुम्हारी इस बेटी ने इसी ड्रिंक की वजह से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी।
ये सुनकर तो डैड और उसकी बहन हिंजू दोनों चौंक जाते हैं। उसकी मॉम भी कहती है कि आज से इस घर में कोई शराब नहीं पिएगा और अगर किसी ने पिया तो मैं उसे मार डालूंगी। बाद में डैड और दोनों बहनें मिलकर कांच की सफाई कर रहे थे तो उसकी बहन उसको सपोर्ट करती है, कहती है कि उसने तुम्हें ड्रिंक करने के लिए मना किया ना, तो तुमने सगाई तोड़कर बिल्कुल सही किया। मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, डिवोर्स करने से अच्छा है कि तुम पहले शादी तोड़ दो। असल में वो डिवोर्स ही थी। तो उसके डैड इसमें उसका साथ देते हैं, कहते हैं कि आजकल डिवोर्स करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। अगले दिन गिमजू की मॉम को देखते हैं वो पड़ोसी औरतों के साथ मिलकर काम कर रही थी। तो वो लोग शादी के बारे में पूछते हैं। वो बता देती है कि हमने शादी कैंसिल कर दी है क्योंकि उसके ससुराल वाले कुछ अच्छे नहीं थे। उसकी सास तो कुछ ज्यादा ही अजीब थी, तो मैं अपनी बेटी को वहाँ कैसे भेज सकती हूँ, इसलिए मैंने सगाई तोड़ दी। तो उनमें से एक पूछने लगती है कि उसकी सास किस तरह की थी। गिमजी की मॉम बोलती है कि मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो तो बड़ी चालाक थी, उनसे बात निकलवाने की कोशिश कर रही थी। तो वो गुस्से में बोल देती है कि वो तुम्हारी जैसी थी, वो फालतू बकवास करती है। अब खुश गिमजी की मॉम को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहां से चली जाती है। उधर गिमजू को दिखाया जाता है उसे प्री वेडिंग शूट का वीडियो मिलता है, वो उसे देखने लग जाती है। तभी गिमजू के बच्चे आते हैं और वो अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो भी उनसे मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। फिर उन्हें खेलने के लिए पार्क में ले जाती है। तभी उसे मियोन का कॉल आता है, उसकी बेस्ट फ्रेंड का। उसे भी सगाई के टूटने के बारे में पता चल गया था, तो वो वही पूछ रही थी। गिमजू बता देती है कि मैंने ही अपनी सगाई तोड़ी है और ये भी कहती है कि मैंने उसके बदले शराब चूज की, इसलिए एंगेजमेंट तोड़ दी। कि तभी वही आंटी उसकी बातें सुन लेती है और चौंक जाती है, कहती है कि क्या कहा तुमने। ये देखकर तो वो भी चौंक जाती है और उसके हाथ से फोन ही छूट जाता है। अब सारे शहर में ये बात आग की तरह फैल गई थी। गिमजू घर जाती है तो उसकी मॉम से खूब बजाती है कि अब तो तुमने खुद ही सबको बता दिया कि तुम एक नंबर की बेवड़ी हो। अपनी मॉम की डांट से बचने के लिए वो बाहर चली आती है। आसपास के लोग भी उसके बारे में बातें कर रहे थे, कोई इसका मजाक बना रहा था तो कोई इसके लिए बुरा फील कर रहा था। यहाँ तक कि उसकी बहन के बच्चे भी उसे लेकर बातें कर रहे थे। तो वो उन्हें बताती है कि ड्रिंक करने की वजह से मेरी शादी नहीं टूटी, बल्कि मैंने शादी के बदले ड्रिंक चूज की, इसलिए टूटी, समझी। तभी वहाँ उसका पुराना फ्रेंड सैन आता है, कहता है कि तुम बच्चों को क्या सिखा रही हो, और फिर उससे पूछता है कि तुमने सगाई क्यों तोड़ी। उसे अपने साथ ले जाता है। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कैसे इंडस्ट्री में काम करती हूँ, मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ड्रिंक के बिना मेरा काम नहीं चलता। तो मैं ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हूँ जो मुझे ड्रिंक करने से मना कर रहा हो। फिर बाहर जाते हैं तो उनका एक दोस्त ली, जो कि मैकेनिक था, गाड़ी ठीक कर रहा था, पर उसे प्रॉब्लम नहीं मिल रही थी और उसने क्लाइंट को आज ही ठीक करने का प्रॉमिस भी किया था। अब गिमजू तो इसमें एक्सपर्ट थी, तो उसे चेक करती है, उसमें प्रॉब्लम ढूंढती है और उसे फिक्स भी कर लेती है। ली क्लाइंट को फोन करके उसे आने को बोल देता है। तब गिमजू ये जानकर सरप्राइज होती है कि ये कार सियोजुन की है और उसका यहाँ पर क्लिनिक है। वो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब सैन बताता है कि यहाँ पर 1 साल पहले एक क्लिनिक था जो कि बंद हो गया था। तो अचानक से सियोजुन यहाँ पर आया तो गाँव वालों ने एक फेस्टिवल की तरह उसका वेलकम किया, क्योंकि गाँव वालों के लिए किसी डॉक्टर का यहाँ पर आना किसी फेस्टिवल से कम नहीं था। और तब से वो यहाँ भगवान भी बन गया है, गाँव के लोगों की हेल्प करता है। गिमजू पूछती है कि क्या उसे मेरी न्यूज़ के बारे में पता चल गया। सर कहता है कि क्यों, तुम एम्बेरस हो रही हो। वो हंसते हुए कहती है कि मैं एम्बेरस क्यों होंगी। ली कहता है कि तुम दोनों बहुत क्लोज थे, तो तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, क्या उसने भी तुम्हें ड्रिंक के लिए मना किया। पर वो तो गुस्सा करने लगती है कि मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें पास्ट का 2007 का सीन दिखाया जाता है, जब वो हाई स्कूल में थी, तब सियोजुन से मिली थी। वो ट्रांसफर स्टूडेंट था, उसकी साइकिल खराब हो गई थी, तो गिमजू उसके पास रुकती है, उसकी हेल्प करने को बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। पर वो तो जबरदस्ती उसकी हेल्प करने लगती है, ऐसे दिखाती है कि वो पता नहीं कितनी बड़ी जीनियस होगी। फिर अपने स्कूटर से टूल किट निकाल कर उसे फिक्स करने लगती है, क्योंकि बचपन से ही वो इन सब में एक्सपर्ट थी। अब ये सब सोचते हुए वो घर जा रही थी कि मैं सियोजुन से नहीं मिलूंगी। बस ये सोचने की देर थी कि वो अचानक से उससे ही टकरा जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हैं। सियोजुन कहता है कि काफी टाइम से तुम्हें नहीं देखा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वो कहती है क्यों, हमारे बीच ऐसा रिश्ता था ही नहीं कि जो तुम्हें अच्छा लगे। ये कहकर जाने लगती है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी सगाई के बारे में सुना। तो वो उसकी बात को पूरा बोलने से पहले एकदम से कह देती है कि हाँ, मैंने खुद अपनी सगाई तोड़ी, मैंने सगाई के बदले ड्रिंक को चूज किया, तो उसमें क्या है। वो कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगा कि तुम्हारी शादी होने वाली है, मैं तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला था, लेकिन तुमने तो अपनी शादी तोड़ दी। वो फिर कहते हैं कि क्या हुआ, हमारे बीच ऐसा रिश्ता नहीं है कि हम अपने पर्सनल मैटर को एक दूसरे को बताएं, और अगली बार से जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो ऐसे दिखाएंगे जैसे कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है ना। फिर जाने लगती है, लेकिन उसका ग्रोसरी बैग फट जाता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। वो सामान उठाने लगता है पर गिमजू मना कर देती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, मैं अपना सामान उठा रहा था, तुमने कहा तो है कि हमें ऐसा दिखाना है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। फिर हंसते हुए वहां से चला जाता है। गिमजू को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसे देखो। फिर कहती है छोड़ो रहने दो, इसे तो मैं अपनी लाइफ से मिटा दूंगी, और अपने जैकेट में सामान लेकर निकल जाती है। पर सियोजुन उसे देख रहा था, शायद उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स थी, या फिर वो किसी बात को लेकर बहुत ही अपसेट हो रहा था। क्लिनिक आकर भी उसके बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसका कोई पेशेंट आ जाता है। दूसरी तरफ वही पड़ोसी औरतें गिमजू की मॉम और उनकी फैमिली के बारे में बातें कर रही थी कि उनकी दोनों बेटियां ही कैसी है, पहली तो डिवोर्स करके घर बैठ गई है और दूसरी ने अपनी शादी तोड़ दी। तब गिमजू की मॉम उनकी बातें सुन लेती हैं, तो वो सीधा घर जाती हैं। घर पर दोनों बहनें और डैड मिलकर चुपचाप से ड्रिंक कर रहे थे। वो उन्हें देख लेती है, उन्हें इतना गुस्सा आता है कि उनका खाना भी सिंक में डाल देती है।
फिर बाद में अपने कपड़े निकालते हुए ग्युमजुम पड़ोस के लोगों को ड्रिंक करते हुए देखती है तो उसका मन ललचाने लगता है। वो किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रही थी, ना ही ठीक से सो पा रही थी। इसलिए नीचे हॉल में जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम रजाई सिल रही थी। वो उनकी हेल्प करने को बोलती है, पर वो उल्टा उस पर भड़क जाती है, उसे ताने मारने लगती है। वो भी गुस्सा करती है कि अब हर बार मुझे से क्यों सुनाती हो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। वो कहती है कि अच्छा बुरा लगता है, लेकिन तुम वो करती हो जो तुम्हारा मन करता है, तुम्हें किसी और की नहीं पड़ी है। तुमने जोएब के बारे में सोचा, तुमने उसे कितना हर्ट किया है, तुम्हें उसके लिए बुरा फील नहीं होता। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में जोएब का किसी और के साथ अफेयर था और वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई थी। उसने उस लड़की से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी सगाई भी तोड़ देगा और ये सब बातें गिमजो ने सुन ली थी। इसलिए ही उस दिन उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की थी। फिर उससे पहले उसने खुद ही अपनी सगाई तोड़ दी क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना चाहती थी, खुद को बचाना चाहती थी। अगले दिन गिमजो की मॉम उसे अपने साथ एक मंदिर लेकर जाती है और उसके नाम पर कि वो शराब छोड़ दे, वहाँ पर 1 मिलियन वॉन का डोनेशन करने लगती है। ये सुनकर तो गिमजो उनके पास जाती है, उन्हें साइड में ले जाकर समझाने लगती है, पर वो नहीं सुनती। तो वो उनका फ़ोन छीनकर भाग जाती है। वो आगे आगे भाग रही थी और मॉम पीछे पीछे आ रही थी। भागते भागते गिमजो गिर जाती है, लेकिन फिर भी उठकर जाने लगती है। उसकी मॉम भी जब भाग रही थी तो उनके पैर में मोच आ गई थी, लेकिन गिमजो तो आगे निकल रही थी। तभी स्योजुन आकर उनकी हेल्प करता है। गिमजो की मॉम स्योजुन और उनकी बेटी के बारे में जानती थी। उसे कहती है कि मैं उसका क्या करूँ, इतना कुछ हो गया है फिर भी वो शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सुना है कि तुम शराब के ऊपर लेक्चर देते हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था, तुम अच्छे फ्रेंड थे। तो वो कहता है कि शराब छोड़ने के लिए पहले ये जानना होगा कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और आप उसे टाइम दीजिए, वो धीरे-धीरे अपने आप बदल जाएगी। इस बीच गिमजू को देखते हैं, वो अकेले बैठी हुई थी। उसे उसकी मॉम और बहन की कॉल आ रही थी, लेकिन वो उठा नहीं रही थी। तभी उसे सैन का मैसेज आता है, वो उसे मिलने बुलाता है। असल में सैन और ली ने उसे खाने पर मिलने के बहाने स्योजुन से मिलने के लिए बुलाया था, ताकि वो दोनों मिले और बातें कर लें। स्योजुन वहाँ आता है तो उसे पता चलता है कि गिमजू भी आ रही है। तब वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या था? तुम दोनों अचानक से अलग क्यों हो गए? ज़रूर गिमजू ने कुछ किया होगा, वो है ही ऐसी। इतने में गिमजू भी बाहर आ गई थी। अंदर ये लोग उसकी शादी के बारे में बातें कर रहे थे। वो ये भी सुन लेती है कि स्योजुन भी आया हुआ है। वो लोग उससे गिमजू की शादी के बारे में पूछ रहे थे कि जब तुम्हें उसकी शादी के बारे में पता चला तो तुम्हें बुरा लगा? गिमजू को तो गुस्सा आता है कि इसे यहाँ पर क्यों बुलाया। वो तो जाने लगती है, लेकिन फिर स्योजुन की बात सुनती है। वो कहता है कि हाँ, बुरा तो लगा, क्योंकि मुझे लगा था कि जब मैं उसे दोबारा मिलूंगा तो वो एक अच्छी इंसान होगी। गिमजू मिरर में खुद को देखती है, अपनी ऐसी हालत देखकर सोचती है कि क्या मैं सच में एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। घर जाते हुए वो फिर से बहुत सारी ड्रिंक करती है। कहती है कि मैं भी एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ, लेकिन जुएब के धोखे ने उसे ऐसा बना दिया। वो पूरी तरह से टूट जाती है और बीच रास्ते में बैठकर रोने लगती है। फिर घर पर दिखाया जाता है कि गिमजू के दादाजी की मेमोरियल सर्विस थी, जहाँ पर उनके सारे फैमिली मेंबर्स आए हुए थे। तब उसकी मॉम वहाँ अल्कोहल सर्व करने के लिए मना करती है, क्योंकि वहाँ का ऐसा कल्चर है कि जब कोई मेमोरियल सर्विस होती है तो गेस्ट को शराब दी जाती है। लेकिन गिमजू की मॉम को ड्रिंक के नाम से चिढ़ हो रही थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। और फिर सबको गिमजू की शादी तोड़ने का रीज़न बताती है। इसके लिए वो पूरी फैमिली को ब्लेम करती है कि तुम लोगों ने उसे ड्रिंक करना सिखाया और आज उसकी जो हालत है वो तुम्हारी वजह से है। लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ड्रिंक करना छोड़ देगी। कि तभी गिमजी वहाँ पहुँच जाती है और वो भी एकदम नशे में धुत होकर दादाजी की फोटो देखकर कहने लगती है कि अरे दादाजी को तो ड्रिंक कितनी पसंद थी। एक बोतल निकाल कर उन्हें चढ़ाने लगती है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक रही थी। इस चक्कर में बोतल उछलकर उसकी मॉम के पास चली आती है। ये सब देखकर तो उसकी मॉम का पारा बहुत ही हाई हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत आराम से कहती है कि ठीक है, तुम्हें जितना भी पीना है तुम पियो, लेकिन तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी होगा उसके लिए जिम्मेदार तुम होंगे। फिर पहले तो बोतल का ढक्कन खोल देती है और उसके बाद उससे ही गिमजू को पीटने लगती है। बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो भी रास्ते में आ रहा था वो उसे भी पीटे जा रही थी। इसके बाद अगली सुबह जब गिमजू सोकर उठती है तो वहाँ स्योजुन को देखकर चौंक जाती है। और तो और उसका टॉप भी उतरा हुआ था। वो घबरा जाती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वो भी कहता है कि अब तो तुम्हें ड्रिंक करना छोड़ना ही पड़ेगा। ये सुनकर तो वो डर ही जाती है। फिर यहाँ पर हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है, जब गिमजू उसकी साइकिल ठीक कर रही थी, लेकिन ठीक करते करते उसे रात हो गई थी। तो वो उसे चिढ़ाने लगता है कि तुमने तो कहा था कि बस 3 मिनट लगेंगे, तुम ऐसे सोचो कि तुम कढ़ी गर्म कर रहे हो, लेकिन इतने टाइम में तो मैं मार्केट से जाकर सामान खरीद कर कढ़ी बना भी चुका होता और अब तक सो भी गया होता। तुमने तो खुद को जीनियस कहा था ना, पर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। गिमजू तो चिढ़ने लगती है। तो उस टाइम उसके फेस पे कुछ लगा हुआ था, तो वो उसे साफ करने लगता है और अचानक से वो उसे देखने ही लग जाता है। फिर उसका स्कूटर देखकर कहता है कि इसकी बैटरी तो खत्म होने वाली है, इसलिए तुम घर चली जाओ। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी साइकिल ठीक करके जाऊंगी। अब साइकिल तो ठीक हो गई थी, लेकिन उसे सीजन के साथ जाना पड़ता है क्योंकि स्कूटर की बैटरी खत्म हो गई थी। रास्ते में अचानक से साइकिल में झटका लगता है, तो वो उसे टाइट से पकड़ लेती है। इससे तो स्योजुन की हार्ट बीट बहुत तेज चलने लगती है। अब रात में दादाजी की मेमोरियल सर्विस पर इतना ज़्यादा तमाशा हुआ था, तो गिमजू घर से बाहर निकल जाती है। उसके कपड़ों से वाइन की बदबू आ रही थी, इसलिए वो अपना जैकेट उतार देती है। वो रात भर घर वापस नहीं आई थी, तो उसके डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन उसकी मॉम तो गुस्सा कर रही थी। वो मेरी बेटी नहीं है, वो तो मेरी दुश्मन है। गिमजू को भी इसकी चिंता हो रही थी। उसकी मॉम तो गुस्से में ये तक कह देती है कि वो कहीं नशे में मरी पड़ी हुई होगी। तभी उन्हें गिमजू के बारे में कुछ पता चलता है। वो भागते हुए वहाँ जाते हैं। गांव के लोग और पुलिस वहां आई हुई थी, क्योंकि नदी के पास गिमजू के कपड़े और चप्पल पड़े हुए थे। उन्हें शक था कि शायद वो नदी में डूब गई।
वो डर जाते हैं और उसके लिए चिल्लाने लगते हैं। तब वहीं आंटी मिस रोजी पुलिस को बताती है कि कल रात मैंने उसे यहाँ पर देखा था, वो पानी की तरफ ही जा रही थी, लेकिन उस टाइम उसे उसके बेटे का कॉल आ गया था, इसलिए वो वहां से चली गई। गिमजी की मॉम का तो रो रो के बुरा हाल हो रहा था। उन्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से उसने ये सब किया। वो भी कूदने के लिए जाने लगती है, लेकिन सब लोग उन्हें रोक देते हैं। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब ग्युमजू सियोजन के घर पर थी और उस पर गुस्सा कर रही थी कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, तुमने मेरे साथ क्या किया। तो वो कहता है कि तुम्हें शराब छोड़ने की जरूरत है, तुम्हें सच में याद नहीं कि कल क्या हुआ था। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कल रात जब वो जा रही थी तो जैकेट उतारने के बाद गलती से उसने एक डॉग की पॉटी पर पैर रख दिया था। वो उसे ही साफ करने के लिए नदी में गई थी और तब उसकी एक चप्पल पानी में चली गई थी। फिर जब वो ऊपर आ रही थी तो अचानक से एक कार उसके सामने आने वाली थी और उसे बचाने के चक्कर में एक कार वाले ने कार साइड में ठोक दी थी। असल में वो सियोजन ही था। उस बेचारे के पैर में तो चोट ही लग गई थी। तब वो ग्युमजू को वहां देखकर चौंक जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो सो रही थी। उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डालकर वो इतने आराम से कैसे सो सकती है। अपनी चोट लगी हुई टांग के सहारे वो उसे भी जैसे तैसे करके घर लेकर आता है। ग्युमजू के कपड़ों से वाइन की बदबू आ रही थी तो उसने खुद ही अपना टॉप उतार दिया था। अब ये सब जानने के बाद उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। पहले तो सॉरी बोलती है, फिर पूछती है कि तुम्हारी कार कैसी है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगी, तुम्हें तो बताइए कि मैं एक्सपर्ट मैकेनिक हूँ। तो वो अपना पैर दिखाकर कहता है कि इस चोट का क्या, तुम इसे भी ठीक कर सकती हो। वो ये देखकर चौंक जाती है कि मतलब मैंने नशे में इसकी टांग भी तोड़ दी थी। वो कहता है कि अब मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता, मुझे अपने पेशेंट्स को देखने जाना होता है, मेरी गाड़ी तो रिपेयरिंग के लिए गई है, इसलिए मुझे रेंटल कार करनी होगी, उसके लिए ड्राइवर रखना होगा, तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। वो कहती है क्यों, मैं क्यों दूँ। वो कहता है ठीक है, फिर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो तुम मेरे लिए ड्राइव करो। वो कहती है नहीं, मेरा टाइम बहुत ही कीमती है, इससे अच्छा है कि तुम मुझे बिल दे दो, मैं पैसे ही दे दूंगी। तभी सियोजुन को किसी का कॉल आता है और पता चलता है कि सारे गांव वाले और ग्युमजू की फैमिली उसे ढूंढ रहे हैं। वहाँ उसकी मॉम तो अपनी बेटी की याद में सो के कांटा बन गई थी कि तभी ग्युमजू वहाँ पहुँचती है। उसे देखकर तो सब लोग चौंके जाते हैं। डैड पूछते हैं कि कल रात तुम कहाँ पर थी, तुम घर वापस क्यों नहीं आई। वो कहने लगती है कि अभी ये सब जरूरी नहीं है, मैं जिंदा हूँ, अभी ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसकी मॉम को तो अब उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी ऐसी हरकतों से वो तंग आ गई थी, इसलिए डूबने के लिए जाने लगती हैं, पर वो लोग उन्हें रोक लेते हैं। उधर सैन सियोजुन को लेने गया था कि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। वो कहता है कि मैंने मना किया था, मैं खुद से जा सकता हूँ, लेकिन वो कहता है कि मेरे दोस्त को चोट लगी है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। फिर ग्युमजू के बारे में बातें करने लगता है कि वो पता नहीं क्या करती रहती है। पहले तो अपनी सगाई तोड़कर उसने इतना बड़ा तमाशा किया और फिर तुम्हारी गाड़ी खराब करी, तुम्हारा पैर भी तोड़ दिया। कि तभी फिर से मिस नोजी उनकी बातें सुन लेती है और अब आगे फिर क्या होना था वो पता ही है कि ये खबर पूरे गाँव में आग की तरफ फैल जाती है। ग्युमजू पूरे गाँव की एक हॉट टॉपिक बनकर रह गई थी। इसके बाद वो सियोजुन की कार देखने जाती है और बताने लगती है कि कहाँ पर क्या दिक्कत हुई। कि तभी वहाँ पर काम करने वाली सुनवा उस पर नाराज होती है, कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने सियोजुन को हर्ट किया, उसके पैर तोड़ दिए, तुम्हारी ड्रिंक करने की आदत तुम्हें कभी डुबा देगी। लेकिन उसका ध्यान उसकी बातों में नहीं, कार पर था। तो सुनहा उस पर गुस्सा करती है कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे, तुमने हमारे कीमती डॉक्टर के साथ ये क्या किया, बड़ी मुश्किल से वो हमें मिले हैं। तभी ली भी आता है और वो भी सुनाता है कि तुमने सही नहीं किया। सुनमा कहती है कि तुम्हारी हरकत की वजह से गाँव में रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कि तभी ग्युमजू को सियोजुन का मैसेज मिलता है, उसने बिल भेजा हुआ था, उसमें रेंटल कार, ड्राइवर, हॉस्पिटल का बिल, इंश्योरेंस और इमोशनल डैमेज तक मिलाकर सबका कम से कम 2.8 मिलियन वॉन का बिल था। ये देखकर तो उसके तोते उड़ जाते हैं कि इतना ज्यादा। शेखी में तो उसने खूब कहा था ना कि मैं दूंगी, तो अब भर, अब इतने पैसे तो वो दे नहीं सकती थी, इसलिए सोचती है कि इन सबसे अच्छा है कि वो सियोजुन की हेल्प ही करे, इसलिए उसके लिए ड्राइविंग करती है। वो उसे ताना भी मारता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारा टाइम बहुत ही कीमती है। तो वो कहती है कि मैंने सुना वॉलंटियर के लिए तुम्हें पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ता है, तो मैं भी अच्छे काम करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ चल रही हूँ। फिर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो भी उन पेशेंट्स की हेल्प करती है, लेकिन वो तो उस पर गुस्सा करता है कि तुमने हमारे डॉक्टर के साथ ये क्या किया। वहीं सियोजुन भी एक पेशेंट से कह रहा था कि आपको काम नहीं करना है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहती है कि मेरा काम करना जरूरी है, काश कोई होता जो मेरे बदले काम करता। तो वो कहता है कि मैं तो नहीं कर सकता। फिर ग्युमजू की तरफ इशारे करके कहता है कि वो जरूर कर सकती है, उसे अच्छा काम करना बहुत पसंद है। तो बस अब क्या था, वो कुछ बोल ही नहीं सकती थी, इसलिए उसे दादी माँ के बदले उनके घर के सारे काम करने पड़ते हैं। खेतों के काम से लेकर डॉगी की पोटी उठाना, ट्रैक्टर का टायर ठीक करना और भी इतने सारे काम कि कोई भी आदमी आधा वैसे ही मर जाए, और उसकी हालत भी ऐसी ही हो गई थी। तब गुस्से में सियोजुन से पूछती है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम हमेशा ऐसे ही काम करते हो या मुझसे बदला ले रहे हो। वो कहता है बदला, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, समझी, तुम्हें तो अपनी गलती पर पछतावा होना चाहिए। वो कहती है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। फिर कहती है कि तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम इन सबके फेवरेट बन जाओ, वरना तुम जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर सोल से यहाँ पर क्यों आएगा। तो वो भी कहता है कि फिर तुम जैसे एक्सपर्ट इंजीनियर सोल से यहाँ पर क्या करना आई हो, तो इसलिए यही अच्छा है कि हम दोनों को अपने काम से काम रखना चाहिए। तब ग्युमजू बाहर जाकर अपनी जॉब के बारे में सोचने लग जाती है। फिर यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वर्क प्लेस पर उसके साथ भेदभाव होता था। वो एक फीमेल एम्प्लॉय थी, लेकिन सारे मेल से ज्यादा टैलेंटेड और एक्सपर्ट थी। उसे अपने काम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला था, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आई तो उसके बदले किसी और का नाम डाल दिया गया। इस बारे में जब वो अपने बॉस से शिकायत करती है तो वो ये कहता है कि एक तो तुम्हें यहाँ पर बिना इंटरव्यू की जॉब मिली, और अगर तुम्हारा प्रमोशन पहले होगा तो सब लोग बातें बनाएंगे, वैसे भी तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना,
तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम छुट्टियाँ लोगी, तब तुम्हें यहाँ दिक्कत हो सकती है। वो कहती है कि ये क्या बकवास है। इसीलिए गुस्से में वो अपनी सारी बचाई हुई छुट्टियाँ लेने का फैसला करती है कि जब मैं काम पर नहीं आऊँगी तो इन्हें मेरी वैल्यू समझ आएगी, मुझे बुलाएंगे, मैं वापस आऊँगी, मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। छुट्टियाँ एक्सटेंड करने के नाम पर फ़ायदा उठाकर उन्होंने उसे जॉब से ही निकलवा दिया। उस टाइम तक तो वो जूजुब के साथ रिलेशनशिप में थी। तो वो कहता है कि तुम जो भी करो, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा हो, तुम ये हैंडल नहीं कर सकती हो, तो सब कुछ छोड़ दो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। पर अब ये सोचकर उसे उस पर गुस्सा आ रहा था कि ये ध्यान रखा तुमने। फिर हम गिमजू की मॉम को देखते हैं। वो अपने पड़ोसी औरतों के साथ मीटिंग में आई हुई थी। असल में वो गाँव में क्विक लोन को हैंडल करती थी, लोगों को बिजनेस के लिए लोन देती थी। तब वहाँ पर मिस नोजी भी थी और वो अपनी हरकत से बाज तो आने वाली नहीं थी, इसलिए यहाँ भी शुरू हो जाती है। कहती है कि कल की न्यूज़ से तो हम बहुत ही परेशान थे, पर मुझे खुशी है कि गिमजू ठीक है, लेकिन हमारे डॉक्टर के साथ ये क्या हुआ? उनके पैर में चोट लगी, अगर वो वापस शहर चले गए तो क्या होगा? इसलिए तुम गिमजू को उनसे माफी मांगने के लिए बोल देना, नहीं तो मैं चुप नहीं रहूंगी। तो गिमजू की मॉम उस पर भड़क जाती है कि कल तुमने ही उसको ड्रिंक बेची थी। फिर गुस्से में सबसे कहती है कि मैं तुम्हें लोन देती हूँ, सबसे बिजनेस करती हूँ, इसलिए अगर आज से किसी ने मेरी फैमिली वालों को शराब बेची तो मैं किसी के साथ बिजनेस नहीं करूंगी। फिर घर जाकर अपनी फैमिली को भी बताती है। उन्हें तो गुस्सा आ रहा था। गिमजू भी कहती है कि इसमें मेरी गलती क्या है, पहले मैं घर में नहीं पी सकती थी और अब तो बाहर भी नहीं पी सकती। तब उसकी मॉम उसे याद दिलाती है कि बताती हूँ कि तुम क्यों नहीं पी सकती। फिर हमें उसकी ही शादी का दिन दिखाया जाता है। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो रही थी जिससे वो 1 महीने पहले ही मिली थी और नशे की हालत में प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर बाद में ड्रिंक करने की वजह से ही उसका डिवोर्स हो गया, लेकिन उसका ड्रिंक करना कंटिन्यू रहा। बच्चों से ज़्यादा उसे शराब प्यारी थी। इन सब को लेकर उसकी मॉम उससे भड़क रही थी, लेकिन उसका कहना था कि एक अकेली माँ होने के नाते वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, इसलिए उसे ड्रिंक करने की ज़रूरत होती है। उसके डैड भी कम नहीं थे, उन्होंने भी ड्रिंक की वजह से अपना जंकयार्ड खो दिया था। किसी ने नशे की हालत में उनसे पेपर्स पर साइन करवा लिए थे और फिर एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन दिन भर वो नशे में डूबे रहते थे तो वो बंद हो गया। यहाँ तक कि उनकी वजह से उनका घर तक बिकने वाला था। वहीं गिमजू गांव में शराब खरीदने जाती है, लेकिन सब के सब उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसकी मॉम के लोन की वजह से वो बिजनेस कर पा रहे थे, इसलिए वो उसकी मॉम की बात नहीं डाल सकते थे। सब लोग उसे देखते ही भाग रहे थे। अपनी अपनी शॉप के बाहर सबने नोटिस चिपकाया था कि वो गिमजू और उसकी फैमिली में से किसी को शराब नहीं देंगे। दिन रात नशे में डूबे रहने वाली लड़की को अगर शराब ना मिले तो उसे कैसा फील होगा, इसलिए उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। और स्यूजन तो वहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वो उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि सारे गाँव वाले तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, अब ड्रिंक करना छोड़ दो। तो वो उस पर चिल्लाती है कि तुम तो मुझसे बड़े बेवड़े हो, तुम भी तो पीकर आ रहे हो, तुम खुद छोड़ दो। लेकिन फिर बाद में सैन से उसे पता चलता है कि स्यूजन ड्रिंक नहीं करता, कि उसे यकीन नहीं होता क्योंकि बहुत पहले 2011 में उसके और स्यूजन के बीच सबसे ज्यादा ड्रिंक खत्म करने का एक कंपटीशन हुआ था और उसने वो जीता था, इसलिए वो थोड़ा सरप्राइज होती है। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो सोल छोड़कर यहाँ पर गाँव में लोगों की हेल्प करने क्यों आया। तो सैन कहता है कि मैंने उससे पूछा था पर उसने बताया नहीं, शायद पेशेंट की देखभाल करने के लिए उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया और उसने सोल में अपनी नौकरी भी छोड़ी, यहाँ पर अपना क्लिनिक खोला क्योंकि यहाँ पर बेसिक मेडिकल केयर की कमी थी। पर गिमजू को तो इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। तभी ली बताता है कि मुझे तो कुछ और ही बात पता चली थी। फिर वो उन्हें एक उनके पुराने स्कूल स्टूडेंट की पोस्ट दिखाता है, तो उसमें स्यूजन के बारे में लिखा था कि उसे ऑफिस से गलत तरीके से निकाल दिया गया, यहाँ तक कि उसकी फियोन्से ने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया। तब उसने हॉस्पिटल छोड़ा और एक अल्कोहलिक बन गया। इसके बाद वो सोल के बड़े बड़े हॉस्पिटल के ऑफर भी ठुकराने लगा। ये जानकर तो गिमजू को उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। फिर रात को घूमते घूमते वो नदी के पास पहुंचती है तो वहाँ उसे स्यूजन मिलता है। उसे वो टाइम याद आता है जब वो उसे पहली बार यहाँ पर लेकर आई थी क्योंकि उसकी दादी की मौत हो गई थी। वो बहुत अपसेट था, पर यहाँ आकर उसे अच्छा भी लगा था। गिमजू जब भी खुद अपसेट होती थी तो यहीं पर आया करती थी। इस जगह के बारे में उसने अब तक सिर्फ स्यूजन को ही बताया था। वहीं दूसरी तरफ गिमजू के डैड अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। सब लोग ड्रिंक कर रहे थे तो उन्हें भी ड्रिंक करने को बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे ड्रिंक करने के लिए मना किया है। पर वो जबरदस्ती करते हैं कि पीने में क्या है, तुम्हारी वाइफ को थोड़ी पता चलेगा और हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर अल्कोहल की जगह उसे पानी देते हैं, वो भी पी लेते हैं और खुश होने लगते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि ये तो पानी जैसा लग रहा है, तो वो हंसने लगते हैं कि ये पानी ही है, हम तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी बीवी के साथ पंगा नहीं ले सकते, हमें अपना बिजनेस प्यारा है। फिर जब वो घर जाते हैं तो उनकी दोनों बेटियां खिड़की से बाहर पड़ोसियों को ड्रिंक करते हुए देख रही थी। उन्हें देखने के अलावा वो कर ही क्या सकते थे। बिना ड्रिंक के तो वो ऐसे हो गए थे जैसे कि बिना पानी की मछलियां। फिर रात में सोते टाइम गिमजू स्यूजन के बारे में सोच रही थी। उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए अगले दिन वो बहुत सारा खाना लेकर उसके पास जाती है। उसे कहती है कि तुम्हें पेशेंट्स को देखना होता है ना, तो तुम्हें हेल्दी खाने की जरूरत है। उसे यकीन नहीं होता है कि वो उसके लिए ये सब कर रही है। कहता है कि क्या इसमें कुछ मिलाया है या फिर मक्खी पड़ गई थी या मुझसे किसी तरह का बदला ले रही हो। लेकिन वो उसे जबरदस्ती खिला देती है कि अच्छे से खाओ। जब उसने जूब से ब्रेकअप किया था तो उसे भी एक सहारे की जरूरत थी, इसलिए वो अच्छे से समझ पा रही थी कि स्यूजन किस कंडीशन से गुजरा होगा। उसे भी एक सहारे की जरूरत रही होगी, इसलिए वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी, अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, तो उसे मोटिवेट कर रही थी। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको क्या हुआ। तभी उसे एक कॉल आता है जॉब के लिए, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं सोल में काम नहीं करना चाहता हूँ। वहीं गिमजू स्यूजन के लिए इतनी अच्छी बन रही थी तो उसकी कलीग हेमी को ये लगने लगता है कि शायद ये उससे फ्लर्ट कर रही है, इसलिए उसे अपनी मार्शल आर्ट की ट्रिक दिखाकर वार्न करती है कि अगर तुमने डॉक्टर के साथ फ्लर्ट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझी। ये देखकर वो चौंक जाती है कि इतनी सीधी सादी दिखने वाली इतनी खतरनाक भी हो सकती है। इसके बाद गिमजू स्यूजन से मिलती है और उससे कहती है कि तुम ऑफर को एक्सेप्ट कर लो,
मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ था, और वो सब बता देती है जो उसने पोस्ट में देखा था। कहने लगती है कि तुम ऐसे दिख रहे हो कि तुम अच्छे हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। वो कहता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो, मुझे नहीं पता। इस बीच गिमजू को ली का मैसेज आता है कि हमने जो पोस्ट देखी थी वो स्यूजन के बारे में नहीं थी, वो किसी और के बारे में थी। कहीं तुमने उसे बता तो नहीं दिया? लेकिन वो यहाँ पर उसे मोटिवेट करने में इतनी बिजी हो गई थी कि मैसेज तक नहीं देखती। कहती है कि तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम ये जॉब कर सकते हो, जाओ और उन्हें अपनी स्किल दिखाओ। ऐसे ही तुम उस लड़की को वापस पा सकते हो जो तुम्हें छोड़कर चली गई। अपने टैलेंट को वेस्ट मत करो। अब तक तो वो उसकी बकवास सुन रहा था, लेकिन अब उसके बस के बाहर हो गया था। कहता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया? तो वो उसे वही पोस्ट दिखाने के लिए फोन देखती है, लेकिन मैसेज देखकर चौंक जाती है। फिर हमें युंजू को दिखाया जाता है, वो बच्चों का ही वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद सैन उन्हें लेकर आता है, क्योंकि वो उनका ताइक्वांडो का टीचर था। वो बच्चे को गाड़ी में बैठने को बोलता है, लेकिन वो मना करती है, कहती है कि आज मैं इन्हें कहीं और लेकर जाऊंगी। वो पूछता है कहाँ, तो वो उसके कान में चुपचाप से कुछ ऐसा कहती है जिससे कि वो ब्लश करने लग जाता है, क्योंकि शायद वो उसे पसंद करता था। फिर जब युंजू जाने लगती है तो उसे देखकर सुनहा कहती है कि ये यहाँ की एक स्टार बन सकती थी, लेकिन दो बच्चे और शादी के बाद अब कैसी हो गई है। पर सैन को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके लिए तो वो अभी भी एक स्टार ही थी। उधर गिमजू स्यूजिन का सामान लेकर उसके साथ क्लिनिक पहुंचती है। गिमजू को अपनी गलती पर थोड़ा अजीब लग रहा था, तो कहती है कि मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। वो कहता है ये कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो सब सच भी होता तो तुम्हें मेरे मामलों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम हर जगह अपनी नाक घुसाती हो। इस बात से उसे बुरा फील होता है। कहती है कि सच में शायद ये सब करके मैंने फिर से अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। मुझे माफ करना, कल से मैं अपने काम पर फोकस करूंगी। यहाँ पर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। जब स्यूजन एयरपोर्ट पर था तब गिमजू से रोकने की कोशिश करती है, और तब उसने यही बात कही थी कि तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर ली है। गिमजू को इतना बुरा फील हुआ था, इसलिए वो उस नदी वाली जगह के पास जाती है। उसे अपनी गलती पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और वहाँ स्यूजन भी उसके बारे में सोच रहा था। इस चक्कर में वो रात भर सो ही नहीं पाता। अगली सुबह गिमजू को देखते हैं, वो फिर से स्यूजन की ड्राइवर बनने के लिए उसके घर के बाहर पहुंच गई थी। तभी उसे एक मैसेज मिलता है। आज जुइब का बर्थडे था, उसके एक्स फियोंसे का, और उसने उसके लिए केक का ऑर्डर दिया था, जो कि उसने 3 महीने पहले ही ऑर्डर कर लिया था, और ये मैसेज उसी का ही था। इसलिए वो अपनी जगह सैन को भेजती है, और फिर डिलीवरी रोकने के लिए वो सोल के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो उन्हें कॉल भी कर रही थी, पर वो कॉल नहीं उठा रहे थे। वो जल्दी से जुइब के अपार्टमेंट में पहुंचती है, तब वहां पर डिलीवरी मैन को लिफ्ट में जाते हुए देख लेती है, लेकिन वहां पहुंचने में उसे देर हो गई थी, इसलिए सीढ़ी से जाती है और मौका देकर उसके घर के बाहर से केक उठाकर वापस ले आती है। लेकिन जब वो लिफ्ट से बाहर निकलती है कि बाहर से जुइब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर ही आ रहा था, तभी उस लड़की के हाथ से उसके बच्चे की अल्ट्रासाउंड फोटो गिर जाती है। जुइब तो चौंक ही गया था कि इसे सच पता चल गया है, इसलिए वो उससे बात करने के लिए बाहर ले जाता है। कहता है कि मुझसे नशे में एक गलती हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। वो कहती है मुझे सब पता है, तुम उसके लिए मेरे साथ एंगेजमेंट होने वाले थे ना। वो कहता है तुम पहले से जानती थी? पर उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे कोई रिग्रेट हो रहा होगा। वो कहता है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो भी कहती है कि मैं भगवान को थैंक्स करती हूँ कि तुम जैसे घटिया इंसान से मेरी शादी करने से बच गई। तुम जैसे कुत्ते के पिल्ले को तो कभी जन्म लेना ही नहीं चाहिए था। मैं तो तुम्हें जान से मार देती, लेकिन मुझे तुम्हारे होने वाले बच्चे पर दया आ गई, इसलिए जाओ अपनी लाइफ जियो। पर जुइब को इतना सब सुनने के बाद भी शर्म नहीं आती। कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? उसे उल्टा ही सुनाने लगता है। तो वो गुस्से में केक उसके मुंह पे मार के चली जाती है, और फिर बहुत सारी ड्रिंक करती है। उधर स्यूजन को भी सैन से पता चलता है कि गिमजू किसी जरूरी काम से अचानक से सोल चली गई है। तब उसे गिमजू की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गिमजू नशे की हालत में वहीं पहुंची हुई थी। सैन उसके फोन में जब केक के डिलीवर करने का मैसेज देखता है तो सोचता है कि ये पार्टी से आ रही है। उसे गुस्सा आता है, कहता है कि तुम यहाँ पर ड्रिंक नहीं कर सकती, इसलिए तुम सोल गई। ये सुनकर तो स्यूजन भी गुस्सा करने लगता है कि मैं बेकार में इसकी चिंता कर रहा था। वो जाने लगता है तो गिमजू से सॉरी बोलती है, फिर कहती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं किसी प्रॉब्लम में थी। वो फिर भी उसे गलत ही समझ रहे थे। तब सैन उसे डांटता है कि अब तो ये सब छोड़ दो, एक अच्छी इंसान बन जाओ। उनके जाने के बाद वो रोने ही लग जाती है, क्योंकि कोई भी उसे नहीं समझ रहा था। वहीं स्यूजन भी घर जाकर गुस्से में ड्रिंक करने लगता है। तब वो अचानक से उसी पुराने स्टूडेंट की पोस्ट पर एक कमेंट देखता है, जिसमें उसके बारे में लिखा हुआ था कि उसने किसी को मार डाला। ये देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर यहाँ पर हमें 2011 का वही सीन दिखाया जाता है, जब इसके और गिमजू के बीच में शराब को लेकर कंपटीशन हो रहा था। तब गिमजू हार गई थी। वो इतने नशे में थी तो स्यूजन उसे अपनी पीठ पर लेकर घर जा रहा था। उसे कहता है कि मैं हर चीज में जीतना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हारी केयर कर सकूँ। अब जब से स्यूजन ने वो कमेंट देखा था जिसमें उसके बारे में लिखा था कि उसने किसी को मार डाला, तब से वो परेशान हो गया था। वो रात को चैन से सो भी नहीं पाया। अगले दिन ग्यूमजो को देखते हैं, वो स्यूजन की कार ठीक करने के लिए जल्दी पहुंच गई थी। तब ली उसके पास आता है, कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना कि कल तुम ड्रिंक करने के लिए सो गई थी। स्यूजन को तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो कहती है कि उसके लिए मेरी तरफ से उससे माफी मांग लेना। वो कहता है तुम खुद क्यों नहीं कह देती? मुझे तो लगा था कि शायद तुम दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। ली को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये दोनों अभी भी ऐसे कटे कटे से हैं, इसलिए वो चाहता था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। तो स्यूजन के पास जाता है गर्दन में चोट लगने का बहाना बनाकर, पर वो भी कम नहीं था, उसे शक तो हो गया था। कहता है कि अरे कोई अपने 50,000 बॉन्ड छोड़कर चला गया है। ये सुनकर वो झट से पीछे देखता है तो स्यूजन उसे देखता है। कहता है कि ये क्या है, मतलब कि तुम एकदम ठीक हो, तो अब बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? वो कहता है कि गिमजू कल के लिए बहुत ज्यादा गिल्टी है और उसे तो खाना भी नहीं खाया जा रहा है, प्लीज तुम इस पर नाराज मत रहो।
तुम दोनों तो बेस्टी थे ना, आप कुछ तो करो। लेकिन वो तो उसे भगाने लगता है कि मैं फेक पेशेंट को ट्रीट नहीं करता, इसलिए यहाँ से चले जाओ। उसे जबरदस्ती भेजने लगता है। लेकिन ली बताता है कि पता है उसे तुम्हारी कितनी चिंता है। उसने तुम्हारी गाड़ी के उन पार्ट्स को भी चेंज किया जिन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं थी, वो पुराने हो गए थे इसलिए चेंज कर दिया। वो हमेशा से तुम्हारी कितनी केयर करती है, तो कम से कम इन बातों से तुम इसके बारे में थोड़ा तो सोचो, इसका बदला ही चुका लो। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में 2010 का सीन दिखाया जाता है। स्यूजन की मॉम्स जन्म देते ही मर गई थी, उसके डैड उसे छोड़कर भाग गए थे, तो उसके पास सिर्फ एक ही सहारा था, उसकी दादी। लेकिन वो भी कुछ टाइम पहले ही चल बसी, इसलिए वो उनकी मेमोरी सर्विस पर उनसे मिलने के लिए जाता है। लेकिन गिमजू उससे पहले वहाँ पहुंच गई थी और उसने वहाँ पर मेमोरी सर्विस के लिए अच्छे से सेटअप भी कर लिया था। यहाँ तक कि वो उसकी दादी की फेवरेट वाइन भी लेकर आई थी। ये सब देखकर वो इमोशनल हो जाता है और ये सच ही तो था कि वो उसके बारे में कितना सोचती है। प्रेजेंट में वो नदी के पास जाता है, तब वहाँ पर उसे गिमजू मिल जाती है। दोनों बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। गिमजू कहती है कि तुम कल वाली बात से अभी भी गुस्सा हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सोल ड्रिंक करने के लिए नहीं गई थी। अब उसे पूरा सच तो नहीं बताती, इतना कहती है कि कुछ ऐसा अर्जेंट हो गया था और मैंने ड्रिंक कर ली। माना कि मुझे ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ड्रिंक करने के लिए इतना दूर जाऊंगी। और अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वो कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि तुम अल्कोहल टेस्ट कर लो। वो हंसने लगती है, कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे एक पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो। अगर मैं सच में दिल से छोड़ना चाहूँगी ना तो आराम से छोड़ सकती हूँ। मेरे पास फिलहाल ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं ड्रिंक करना छोड़ दूँ। वो भी कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। तब वो उससे पूछती है कि तुम ये बताओ कि तुमने ड्रिंक करना क्यों छोड़ दिया। थोड़ी देर के लिए वो चुप हो जाता है, फिर कहता है कि मैं डरता हूँ कि कहीं मैं तुम्हारी तरह नशेड़ी ना बन जाऊँ और नशे में किसी का पैर न तोड़ दो। फिर उसे क्लिनिक आने को बोलकर चला जाता है। बाद में गिमजी को उसकी एक पुरानी कलीग का कॉल आता है और वो कहती है कि बॉस का तुमसे एक सवाल है जो कि सिर्फ तुम सॉल्व कर सकती हो। ये सुनकर तो वो इतराने लगती है कि क्या, अब आए ना लाइन पर। कहने लगती है कि उन्होंने मेरा वापस आने का रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया था ना, और मुझे वैकेशन एंजॉय करने के लिए कहा था, तो अब उन्हें मेरी जरूरत पड़ रही है। फिर पूछती है कि उन्हें क्या जानना है, मोटर एप्लीकेशन के बारे में या फिर मैकेनिकल मैनुअल के बारे में। ऐसी 2-3 चीज़ें पूछती है। फिर ये भी कहती है कि मैं नहीं बताने वाली जब तक कि मुझे दोबारा से पॉइंट नहीं किया जाता। तो वो भी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उस जगह के बारे में जानना चाहते हैं जहाँ पर तुम हमें बियर पिलाने के लिए ले गई थी, वो उन्हें बहुत पसंद आई थी। ये सुनकर तो उसे इतना गुस्सा आता है, कहती है कि मैं नहीं बताने वाली, उनसे कह देना कि मैं वो जगह भूल गई हूँ। तो वो भी बाय करके फ़ोन काटने लगती है। लेकिन फिर गिमजू से रुकने को बोलती है, पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, और मेरी जगह पर जो आया था वो कैसा है, ठीक से काम तो कर रहा है ना। वो कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी छुट्टियां एंजॉय करो, और फ़ोन काट देती है। फिर सैन को देखते हैं, वो पार्क में वर्कआउट कर रहा था। तब सुनहा और हिंजू बैठे हुए थे। सुनहा तो उसे देख रही थी, लेकिन हिंजू की नज़र तो बियर के एक ऐड पर थी। तब सुनहा उसे कहती है कि अब तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए, अपने लिए कोई नई हॉबी देखनी चाहिए। अब वो तो सैन के लिए कह रही थी, तब वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी, लेकिन वो बियर के लिए बोल रही थी। कि तभी सैन वहाँ पर आता है तो सुनहा उसे कहती है कि ये पागल हो रही है, ड्रिंक नहीं कर पा रही है ना, इसलिए। इससे तो उसे हिंजू की चिंता हो रही थी कि कहीं इसे स्ट्रेस ना हो जाए। कहता है कि क्यों ना तुम अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए ताइक्वांडो सीखो। वो कहती है कि वैसे ही बच्चों की फीस मेरे लिए भारी पड़ रही है, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब सामने सैन को एक ऐड में एक ऑफर देकर ध्यान आता है और कहता है कि मेरी क्लासेस में 2 के साथ 1 फ्री है, तुम्हारे 2 बच्चों के साथ तुम फ्री हो जाओगी, मैं तुम्हें फ्री में सिखा दूंगा। ये सुनकर तो वो मान जाती है और फिर रेडी होकर पहुंच जाती है क्लास पे। उस ड्रेस में सैन तो उसे देखता ही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ किम जो फिर से स्यूजिन के साथ पेशेंट्स को देखने के लिए आई हुई थी। तब वहाँ की एक पेशेंट स्यूजिन से किसी लड़की को देखने के लिए कह रही थी कि तुम उससे मिल लो, वो बहुत ज्यादा सुंदर है, पर वो मना कर देता है। बाद में किम जो नदी के पास जाती है, स्यूजिन भी उसके पीछे पहुंच जाता है। पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं बस फ्रेश एयर लेने के लिए आई थी और कुछ नहीं। फिर वापस जाने लगती है कि अचानक से उन पत्थरों में फिसल कर गिरने वाली होती है, पर स्यूजिन उसे पकड़ लेता है। इससे तो उसे एक अपना पुराना टाइम याद आता है जब उसने उसे ऐसे ही गिरने से बचाया था। इससे तो दोनों को बहुत awkward लगता है, इसलिए दोनों चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन हेमी ने उन्हें देख लिया था और उसे लग रहा था कि गिमजू ने जानबूझकर किया ताकि वो स्यूजिन का टेंशन ले सके, इसलिए वो उसे फिर से धमकाने लगती है। वो कहती भी है कि लास्ट टाइम भी आपको ऐसी गलतफहमी हो गई थी, पर वो कहाँ सुनती, उसे तो गलत ही लग रहा था। उधर सैन क्लास के बाद गिमजू को घर छोड़े जा रहा था। फिर कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो शराब के बारे में नहीं सोचोगी ना। उसी टाइम हिंजू की नजर बाहर एक कपल पर पड़ती है जो कि बियर पी रहे थे। वो तो ये सोचता है कि शायद ये देख रही है कि वो दोनों कपल किस तरह से साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो उसे डेट करना चाहता था, लेकिन वो तो ये सोच रही थी कि मुझे तो ड्रिंक करना है। फिर गिमजू को देखते हैं, वो कार ठीक कर रही थी कि तभी उसे एक मैसेज आता है। उसने उसकी और जोएब की शादी के लिए जो वेडिंग हॉल बुक किया था उसका रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था और उसका डिपॉजिट रिफंड भी हो चुका था, पर पहले उन्होंने रिफंड देने से मना कर दिया था क्योंकि उसने कैंसिलेशन देर से की थी। इसलिए वो उनको कॉल लगाकर पूछती है, तो वो कहते हैं कि वैसे तो हम रिफंड नहीं करते, लेकिन इस बार बॉस ने कर दिया। इस बात से वो पागलों की तरह खुश हो रही थी क्योंकि अब उसके पास इतने सारे पैसे आ गए थे जिन्हें वो जैसे चाहे खर्च कर सकती है। फिर सोचने लगती है कि यार इसकी सेलिब्रेशन के लिए तो मुझे ड्रिंक करनी चाहिए थी। रात में गिमजी और उसकी बहन घर आते हैं तो उसकी मॉम फटाफट चेक करने लगती है कि कहीं तुम ड्रिंक करके तो नहीं आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी ड्रिंक नहीं की थी, इसलिए वो खुश थी।
अगली सुबह भी उठकर तीनों फटाफट से अच्छे से काम कर रहे थे। तो उसकी मॉम खुश होती है कि चलो कम से कम अभी सुधर रहे हैं। उनके जाने के बाद तीनों के तीनों गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि वो बस उनके सामने अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे थे। फिर हमें यहाँ पर कल रात का सीन दिखाया जाता है। गिमजू को उसके डैड का कॉल आता है, तो वो उनसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंचती है जहाँ उसकी बहन भी आई हुई थी। उनके डैड ड्रिंक कर रहे थे। फिर बताते हैं कि आज मैं अपने हाई स्कूल की रीयूनियन पार्टी में गया था। वहाँ उन्हें वो आदमी मिला जिन्होंने उनका बिजनेस हड़प लिया था। अब वो बहुत ही अमीर हो चुका है, उसके बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं। उन्हें इसी बात का बहुत बुरा फील हो रहा था कि अगर मैं इस टाइम गलती नहीं करता तो आज हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी होती। अपने बच्चे से सॉरी बोलते हैं कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, मैं एक अच्छा डैड नहीं हूँ। पर वो कहते हैं कि नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आपने हमें बहुत अच्छे से पाला है। और फिर उनका साथ देने के लिए वो दोनों भी ड्रिंक करते हैं। उसके बाद खूब मजे करते हैं और घर पहुंचने से पहले सब कुछ तैयारी कर लेते हैं कि उनकी मॉम को बिल्कुल भी शक ना हो। परफ्यूम लगा कर जाते हैं, अच्छे से कुल्ला वुल्ला कर लेते हैं और ऐसा ही होता है। मॉम उन्हें पकड़ ही नहीं पाती। वो पीने की बातें कर रहे थे, इसलिए उनका मन फिर से पीने का कर रहा था। पर अगर सुबह सुबह उन्होंने पी ली तो उसकी मॉम को खबर पहुंच जाएगी, क्योंकि कल तो देर रात की बात थी। तब गिमजू ने आइडिया देती है कि बस ये जगह थोड़ी है, हम दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ तो मिल जाएगा। फिर उसकी मॉम को देखते हैं, वो अपनी बाकी महिला मंडल के साथ गांव की फिजिकल फिटनेस क्लास में वर्कआउट कर रही थी। उन्हें अपने बच्चों और हस्बैंड के बारे में बताती है कि कल वो बिना ड्रिंक करके घर आए। सब खुश होते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए ये किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है। पर मिस नोजी कहती है कि हमें तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, हमारी सेल्स कम हो गई है। तुम्हारी फैमिली हमारे वीआईपी कस्टमर थे, ड्रिंक के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते थे। पर उसकी मॉम तो खुश हो रही थी कि चलो मेरे इस कदम से कुछ तो असर पड़ा, इसलिए खुश होकर सबसे कहती है कि मैं तुम सबका आज का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगी। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। फिर सियोजन को देखते हैं, फाइनली इसका पैर ठीक हो गया था। लेकिन हेमी गिमजू के बारे में शिकायत करती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो कहता भी है कि मेरी गलती है, मुझे रात में गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए थी। लेकिन वो कहती है नहीं, उसने पी रखी थी तो सारी गलती उसकी ही है। तब उसे गिमजू का कॉल आता है, उसने उसकी गाड़ी ठीक कर ली थी। वो देखने जाता है तो उसकी कार बिल्कुल एकदम नई जैसी हो गई थी। फिर वो ये भी कहता है कि तुमने कुछ पार्ट्स चेंज किए, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स। वो कहते हैं कि अभी एक चीज रह गई है, इसका टेस्ट ड्राइव लेना। फिर उसे ड्राइव पर लेकर जाती है। गिमजू बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि इसे बहुत सारे पैसे मिले थे, इसलिए उसे सोल लेकर जाती है। वहाँ पर खूब सारी शॉपिंग करती है, उसके लिए भी कपड़े खरीदती है। कहती है कि मेरे पास कुछ फ्री के पैसे हैं, लेकिन वो मना कर देता है। गिमजू ने अपने मॉम, डैड, बहन, उनके बच्चों सबके लिए बहुत सारी चीजें खरीदी थी। वो सरप्राइज होता है कि तुमने लॉटरी जीती है क्या, इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। वो कहती है कि बस कुछ ऐसे ही समझ लो, इसलिए मैं तुम्हें भी दिला रही हूँ, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, खरीद सकते हो। वो कहता है नहीं, मुझे भूख लगी है, तो हम खाना खाने चलते हैं। फिर जब जाने लगते हैं तब जूते की वजह से गिमजू के पैर में कट लग गया था, इसलिए उसे दर्द हो रहा था। तब वो उसे दवाई लगाता है। उसी टाइम आसमान में आतिशबाजी होने लगती है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और वो दोनों से इंजॉय कर रहे थे। गिमजू को इतना खुश होता हुआ देखकर सियोजन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसे वो दिन याद आता है जब ड्रिंक के बाद वो उसे अपनी पीठ पर लेकर उसके घर जा रहा था। जैसे उसका घर आता है तो वो उसे नीचे उतार देता है, लेकिन वो इतने ज्यादा नशे में थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो गिरने वाली होती तो वो उसे पकड़ लेता है। दोनों इतने ज्यादा क्लोज थे कि सियोजन खुद को रोक नहीं पाता और उसे अपने दिल की बात कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और फिर उसे किस कर देता है। प्रेजेंट में दोनों डिनर पे जाते हैं। तब गिमजू वहाँ पर किसी को वाइन पीते हुए देखती है तो उसे भी लालच आने लगता है। जब सियोजन ये देखता है तो उसे चिढ़ाने लगता है। तब वो पूछती है कि तुमने ड्रिंक करना क्यों और कैसे छोड़ा, प्लीज बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इतना महंगा डिनर अरेंज किया है तो बता भी दो। तो वो उसे ये पूछकर बात घुमाने लगता है कि तुम इतना महंगा डिनर कैसे करा रही हो, तुम्हारे पास इतने फ्री के पैसे कहाँ से आए, कहीं चोरी वोरी तो नहीं किए। वो पूछे ही जा रहा था तो वो भी कह देती है कि जिस वेडिंग हॉल को मैंने बुक किया था ये उसके रिफंड के पैसे हैं। देखा मैं कितनी लकी हूँ, मुझे तो लगा था कि मेरे सारे पैसे डूब गए, लेकिन देखो अब मजे कर सकती हूँ। वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। सियोजन बहुत सरप्राइज होता है कि इसकी एंगेजमेंट टूट गई और उस पर ये इतना खुश हो रही है। कहता है कि तुम ऐसे दिखा रही थी जैसे उसने तुम्हें छोड़ दिया हो, पर जिस तरह से तुम इन पैसों को देखकर खुश हो रही हो तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो। तुम्हें इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें तुमने हर्ट किया। ये सुनकर वो चौंक जाती है और गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें हर्ट नहीं किया, मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया है। लेकिन वो ये कहकर वहां से निकल जाता है कि मैं अपना बिल खुद पे कर दूंगा, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस करने के बाद गिमजू को वो याद ही नहीं था, उसे तो ये भी याद नहीं था कि क्लब से वो घर तक कैसे पहुंची। सियोजू उसे घर तक छोड़ने गया था तो उसकी फ्रेंड को ये लगा था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। इस बारे में जब वो गिमजू से पूछती है तो वो कह देती है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस फ्रेंड हैं, मैं बस उसकी देखभाल करती हूँ क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं है। सियोजू ने इसकी बातें सुन ली थी, उसे बहुत बुरा फील होता है क्योंकि वो तो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने वाला था, उसके लिए गिफ्ट तक लेकर आया था। अब अगले दिन गिमजू की मॉम को देखते हैं, उन्हें पता चल गया था कि उनकी फैमिली उनके पीठ पीछे ड्रिंक करने के लिए गई थी। सुबह सफाई करते टाइम उन्होंने गिमजू के कमरे से बिल देखा था जो कि 2 लाख वॉन का था। फिर जब उन्होंने वहाँ कॉल किया तो पता चला कि उनके हस्बैंड और दोनों बेटियां वहाँ ड्रिंक करने गई थी। अब इन तीनों की खैर नहीं थी। पहले वो उन्हें खूब डांटती है, फिर कहती है कि ठीक है, तुम्हें जैसी जिंदगी जीनी है तुम जियो, मैं नहीं रोकूंगी, और फिर अपना सामान पैक करके जाने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अपने हस्बैंड को डिवोर्स लेने तक की धमकी दे देती है। तो सब उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि हमें एक मौका दे दो,
आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। तो वो उन्हें उनकी बात को साबित करने के लिए उन तीनों को ही घर से बाहर निकाल देती है और उन्हें एक मंदिर के कैंप में भेज देती है। वहाँ पर उनके जैसे और भी लोग आए थे जो ड्रिंक छोड़ना चाहते थे। मॉन्क उन्हें समझाने लगते हैं कि किस तरह से वो अल्कोहल को छोड़ सकते हैं। स्टाफ उनका फ़ोन भी ले लेता है। उन्हें बात करने के लिए दिन में सिर्फ एक बार 1 घंटे के लिए फ़ोन मिलेगा। यहाँ पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि हम ऐसा दिखाएंगे हमने ड्रिंक छोड़ दी है और जल्दी चले जाएंगे। गाँव में जब सबको इस बारे में पता चलता है तो सब खुश होते हैं। वहीं मिस नोजी चेकअप के लिए सृजन के पास आई हुई थी, तो वो उससे भी बता देती है कि पूरी फैमिली यहाँ से दूसरे गाँव गई थी ड्रिंक करने के लिए, लेकिन फिर भी पकड़ी गई, इसलिए उन्हें मंदिर भेज दिया गया है। वो तो जमकर उनकी बुराई करने लगती है, लेकिन गिमजू की मॉम उसकी सारी बातें सुन लेती है क्योंकि वो भी वहीं पर थी, इसलिए उसे डांटने लगती है कि मैंने तुम्हारा इंटरेस्ट माफ किया और तुम हमारी ही बुराई कर रही हो। उसे अपने काम से काम रखने का बोलकर चली जाती है। वहाँ कैंप में मॉन्क सबको आत्मचिंतन करना सिखा रहे थे कि कैसे उन्हें शराब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन गिमजू के डैड के लिए तो ड्रिंक उन्हें हिम्मत देती थी और यंजू अपनी लाइफ से परेशान थी, उसके लिए उसे ड्रिंक जरूरी थी। पर गिमजू के ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा जरूरी नहीं था कि उसे पीना ही पीना है, इसलिए वो बाकी दोनों को हिम्मत देती है और उन्हें मजबूत रहने के लिए कहती है। वहाँ सैन क्लास के बाद यंजू के बच्चे से पूछता है कि तुम्हें अपनी मॉम की याद नहीं आती, तो वो बताते हैं कि हम हर रोज 1 घंटे के लिए उन्हें वीडियो कॉल करते हैं। वो पूछता है कि इसने मेरे बारे में नहीं पूछा, तो वो मना कर देते हैं। ये सुनकर उसे बुरा लगता है। उधर सबको 1 घंटे के लिए उनका फोन मिला हुआ था। तब गिमजू को वेडिंग हॉल की तरफ से एक मैसेज मिलता है, जिसे पढ़कर उसे जोर का झटका लगता है। वहीं स्योजुन को अचानक से एक पेशेंट को इमरजेंसी में सोल के हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तब वहाँ वो जुइब को एक लड़की के साथ देख लेता है। वो दोनों अपने होने वाले बच्चे के बारे में बातें कर रहे थे। वो उसे पहचान जाता है क्योंकि उसने गिमजू की एंगेजमेंट की फोटो देखी थी। तब वो समझ जाता है कि इसका मतलब गिमजू को इन सब के बारे में पता था, इसलिए उसने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। उसे बुरा लगता है कि उसने गिमजू को गलत समझा और उसे कितना कुछ सुना दिया। और वहाँ गिमजू परेशान हो रही थी क्योंकि वेडिंग हॉल वालों ने गलती से उसे बुकिंग कंफर्मेशन का मैसेज भेजा था जुइब और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी का। गिमजू को गुस्सा आता है कि मतलब उसने उसी जगह उसी दिन अपनी शादी रखी जिस दिन उनकी फिक्स हुई थी, और यही कारण था कि गिमजू को रिफंड मिला क्योंकि एक तरह से जुइब ने उसके साथ जो चीट किया उसके बदले वो कंपनसेशन दिया, उसने उसके ऊपर एहसान किया। इससे तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं उस कमीने के पैसों पर खुश हो रही थी, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। अगले दिन उसके डैड और बहन उसे हर तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं थी। स्योजन भी उससे मिलने के लिए मंदिर ही जा रहा था, तब वो रास्ते में उसे अकेले बैठा हुआ देखता है। वो जानता था कि वो अकेले में अपना दर्द छुपा रही है। उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, उसे चलने के लिए कहता है। फिर जैसे ही वो खड़ी होती है तो उसका पैर मुड़ जाता है, वो नीचे गिर जाती है। तब वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है। वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है, कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो उसे रोकता नहीं है, उसे रोने के लिए सहारा देता है। यहाँ पर हम पास्ट का सीन देखते हैं कि गिमजू की फ्रेंड उसे कहती है कि अगर तुम स्योजिन को पसंद नहीं करती तो मेरी सेटिंग करवा दो, लेकिन वो बहाने बनाने लगती है कि तुम उसके लिए ठीक नहीं हो और उसे ब्लाइंड डेट पसंद नहीं है। उसने कहा था कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता है, तो उसकी फ्रेंड से चिढ़ाने लगती है कि तुम उसे पसंद करती हो ना, तभी तो ये सब बोल रही हो। अब गिमजू के डैड और उसकी बहन उसे मंदिर में हर तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो पास के मार्केट में उसे ढूंढने जाते हैं। तब वो उन्हें वहाँ पर ड्रिंक करते हुए मिलती है। वो तो नशे में एकदम धुत हो रखी थी और ऊपर से और भी मांग रही थी। उसे देखकर वो चौंक जाते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम हमसे ड्रिंक छुड़वाना चाह रही थी लेकिन खुद क्या कर रही हो। वो कहने लगती है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मुझे रात भर नींद ही नहीं आती, इसलिए मैंने बस अपने बारे में सोचा। और वो तो उन्हें वापस जाने को बोल देती है क्योंकि वो अकेले ही ड्रिंक करना चाहती थी। उधर स्योजुन गिमजू की एंगेजमेंट टूटने का कारण जानने के बाद उससे मिलने जा रहा था। तब रास्ते में उसकी मॉम को देखता है, वो भी उनसे ही मिलने जा रही थी, इसलिए वो उन्हें भी अपने साथ लेकर जाता है। मंदिर पहुंचते तो पता चलता है कि गिमजू, उसकी बहन और डैड तीनों वहां से गायब हैं, यानी कि वो वहां से भाग गए हैं। ये सुनकर स्योजुन तो चौंक जाता है, लेकिन गिमजू की मॉम को तो अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। फिर वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उधर गिमजू के साथ साथ वो दोनों भी पीने लग गए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गिमजू यहाँ पर अकेले रहे, और वो ये भी कह रहे थे कि बस इस बार, उसके बाद तो हम छोड़ ही देंगे। कि तभी गिमजू की मॉम वहाँ आ जाती है। उसे देखकर तो उन तीनों की हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो दुम दबाकर भागने लगते हैं। पर गिमजू के डैड फंस जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को भागने के लिए बोलते हैं। वो भाग जाते हैं, पर उनकी वाइफ उन्हें पकड़ लेती है और खूब मारती है। दोनों बहनें आगे जाकर अलग अलग हो जाती है ताकि मॉम उन्हें पकड़ ना पाए। तभी गिमजू अपनी परेशानियों को याद करके एक जगह पर बैठ जाती है और उसी टाइम स्योजुन उसके पास आता है। तब बारिश होने लगती है, तो स्योजुन उसे कोट से ढक लेता है ताकि वो भीग ना जाए। उस टाइम वो उसे कुछ ऐसा कहती है कि वो काफी सरप्राइज हो जाता है। फिर वो उसके कंधे पर ही सो जाती है। इसके बाद गिमजू की मॉम को दिखाया जाता है, वो चर्च आई हुई थी क्योंकि वो अपनी फैमिली की हरकतों से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इतना ज्यादा तंग हो चुकी थी कि उनको बस अब भगवान का ही सहारा था। इसलिए वो प्रार्थना करने आई थी कि उन सबको सद्बुद्धि दे। तब मिस नोजी भी वहाँ पर थी। उसे देखकर तो वो फिर से उसका मजाक बनाने लगती है कि मंदिर के कैंप से कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए बेचारी चर्च में पहुंच गई। वहीं स्योजुन गिमजू को उसका सामान देने गया था, लेकिन उसे कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में याद ही नहीं था। वो कहता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, तो वो कहते हैं कि कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम मुझे वहाँ से लेकर आए उसके लिए तुम्हारा थैंक्स। तो वो कहता है कि तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुमने मुझसे क्या कहा था। वो सोच में पड़ जाती है कि मैंने क्या कहा था।
कहने लगती है कि क्या मैंने तुम्हें श्राप दिया था, वैसे भी मैं तो नशे में थी, क्या फर्क पड़ता है। फिर उसे थैंक्स बोलकर चली आती है। लेकिन जैसे ही दीवार के पीछे आती है, उसे खुद पर बहुत शर्म आती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, नशे में मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। वो याद करने की कोशिश करती है पर उसे कुछ याद ही नहीं आता। फिर अंदर जाकर सबको वह गिफ्ट दिखाती है। जब उसकी मॉम घर आती है तो सरप्राइज होती है कि ये सब क्या है। मुझे बताती है कि मैं सबके लिए बहुत सारी चीजें खरीद के लाई हूँ और आपके लिए भी खरीदी है, मुझे कल के लिए बुरा लग रहा था। लेकिन उसकी मॉम तो नाराज थी, कहती है कि ये सब करने से अच्छा तुम ड्रिंक छोड़ देती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। लेकिन वो साफ साफ कह देती है कि मैं बिना अल्कोहल के नहीं रह सकती, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे रहा ही नहीं जाता, तो इसलिए आप कोशिश करना ही छोड़ दो। ये सुनकर तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सब लोग भी सोचते हैं कि अब गिमजू का पता नहीं क्या होगा, लेकिन गुस्सा करने के बजाय वो जोर जोर से हंसने लगती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। अपनी बेटी पर मुझे पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन वो ड्रिंक करना छोड़ देगी। और फिर चली जाती है। सब लोग चौंक जाते हैं कि इन्हें क्या हो गया। गिमजू की मॉम ने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि जब वो चर्च गई थी तो फादर ने उन्हें समझाया था कि हम अपनी फैमिली से नफरत नहीं कर सकते, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, हमें उन्हें प्यार से बदलना चाहिए। बस इसीलिए वो गुस्सा नहीं कर पाई। उधर सैन फिजिकल फिटनेस क्लास के बाद हेमी से मिलता है क्योंकि क्लास क्लिनिक के ऊपर ही थी और वो उस क्लास का टीचर भी था। वो दोनों गिमजू के बारे में बातें कर रहे थे कि कैफ में जाकर ड्रिंक कौन करता है, जरूर गिमजू का ही आइडिया होगा क्योंकि उसे ड्रिंक के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। कि तभी स्यूजिन वहाँ आता है और उनसे कहता है कि किसी के बारे में जाने बिना उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। वो लोग तो चौंक जाते हैं कि इसे क्या हुआ, ये उसकी साइड ले रहा है। इसके बाद स्यूजिन गिमजू को मिलने के लिए बुलाता है, उसे अल्कोहल टेस्ट लेने के लिए कहता है। वो मना करती है, कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं छोड़ना ही नहीं चाहती, पर वो उसे किसी तरह मना लेता है। उसमें ड्रिंक को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस थे और उनका बेसिक स्कोर होना चाहिए था 20, लेकिन उसका तो 40 आता है जो कि कुछ ज्यादा ही था। इसका मतलब साफ था कि वो एक नंबर की नशेड़ी है। तो स्यूजिन उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करने को बोलता है, लेकिन वो सारा ब्लेम टेस्ट पर डालती है कि इसमें ही कुछ गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है और मुझे शराब बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। फिर वहां से चली जाती है। इस बीच हिंजू सैन के साथ ताइक्वांडो क्लास में थी। उसके बाद बाहर निकलते हुए वो उसके लिए कॉफी लेकर आता है। तब अचानक से जुन नाम की किसी आइडल के कॉन्सर्ट का पोस्टर देखकर हिंजू चौंक जाती है। वो उसकी टिकट खरीदने के बारे में तो भूल ही गई थी, वो कॉन्सर्ट यही होना था और वो उस आइडल की बहुत बड़ी फैन थी। फटाफट से चेक करती है, लेकिन सारी टिकट बिक चुकी थी। इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो और सुनहा दोनों ही इसके फैन थे। असल में सुनहा सैन की बहन और ली की वाइफ थी। युंजू को तो बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने जून को लाइव देखने का मौका खो दिया। फिर स्यूजन को दिखाया जाता है, उसका फिर से शराब की लत पर एक और लेक्चर होने वाला था, इसलिए वो गिमजू की मॉम को इस बारे में इन्फॉर्म करता है ताकि वो अपनी फैमिली को वहां जाने के लिए कह दे। फिर जब इसकी मॉम सबको लेक्चर अटेंड करने को बोलती है तो सब लोग मना करने लगते हैं। गिमजू कहती है कि मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं ड्रिंक नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। उसकी मॉम तो गुस्सा होती है, गुस्से में हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन फिर फादर की बात याद आती है और फिर उसे प्यार से समझाने लगती है कि मेरी प्यारी बेटी, मैं प्यार से बोल रही हूँ तो तुम चली जाओ, ठीक है। वो लोग चौंक जाते हैं कि इन्हें हो क्या गया है, इसलिए कोई सवाल जवाब नहीं करते और चुपचाप से जाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम स्यूजन का लेक्चर देखते हैं। वहाँ पर गिमजू की बहन उसके डैड आए हुए थे। वो अच्छे से लेक्चर देता है, समझाता है कि ड्रिंक करने के बाद इंसान अपनी मेमोरी भूल जाता है, एक तरह से ब्लैकआउट हो जाता है। तो गिमजू को ऐसा लगता है कि क्या वो मेरे बारे में बोल रहा है, क्योंकि वो भी भूल गई थी कि कल उसने नशे में उससे क्या कहा। सोचने लगती है कि कल मैंने क्या कहा होगा। फिर इमेजिन करती है कि कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। उसे खुद पर शर्म आती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्लास के बाद सब लोग बाहर आते हैं। उसके डैड को लेक्चर सुन ही नहीं रहे थे क्योंकि वो तो मजे से सो रहे थे। तभी स्यूजन आता है तो झूठ बोलते हैं कि वाह तुम कितने अच्छे हो, तुमने क्या कमाल का लेक्चर दिया। उस टाइम कुछ लेडीज भी जाते हुए उसकी तारीफ करने लगती है कि लेक्चर बहुत अच्छा था और आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो, बहुत कूल हो। फिर युंजू उन सबकी एक सेल्फी लेती है कि बिना फोटो के उसकी मॉम को उन पर यकीन नहीं होगा, लेकिन गिमजू को अभी भी यही बात परेशान कर रही थी कि आखिर मैंने कल क्या कहा था। इसलिए उसे साइड में ले जाकर पूछती है कि क्या मैंने कल कुछ ज्यादा गलत कहा जिससे कि तुम मेरी मॉम को यूज करके मेरी ड्रिंक छुड़वाना चाहते हो। फिर उसे डरा धमका कर चली जाती है कि आगे से ऐसा कुछ मत करना। इसके बाद ये तीनों घर पहुंचते हैं। मॉम उनके पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ गई थी, इसलिए अब ये भी तंग आ गए थे और उनसे बात करके मामला निपटाना चाहते थे। तब हिम्मत करके उन्हें कह ही देते हैं कि हम आगे से लेक्चर नहीं जाना चाहते। उन्हें लगा था कि उनकी मॉम उन्हें कुछ नहीं कह रही है, इसलिए कुछ न कुछ बोलकर उन्हें मना ही लेंगे। कहते हैं कि हमें नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे। पर इस बार उसकी मॉम चुप नहीं रहती क्योंकि उन्होंने हद पार कर दी थी, इसलिए उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगती है। अगले सीन में गिमजू को देखते हैं। उसे ली का मैसेज आता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मेरे कस्टमर संभाल लेना। फिर जब वो वहाँ जाती है तो एक कस्टमर अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए आया हुआ था, लेकिन जब उसे चेक करती तो उसके कई पार्ट्स रिप्लेस किए हुए थे। वो कस्टमर जिसे बेचना चाह रहा था उसे भी लेकर आया था। गाड़ी अच्छे से चेक करने के बाद गिमजू से बताती है कि ये गाड़ी बाढ़ की वजह से खराब हो गई थी, जबकि उसने झूठ कहा था कि मैंने ये कुछ ज्यादा ही यूज की है, इसलिए पार्ट चेंज किए। अब सच सुनकर वो खरीदने वाला आदमी अपनी डील कैंसिल करके वहां से चला जाता है। गिमजू भी उस आदमी को कहने लगती है कि तुम्हें इस तरह से किसी के साथ स्कैम नहीं करना चाहिए। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे कि उसके हाथ में चोट लग जाती है। तो वो भी गुस्से में उसे गिराने के लिए उसकी तरफ जाती है, पर उससे पहले वो खुद ही गिर जाता है। उसके हाथ में बहुत जोर की चोट लग गई थी। इसके बाद दोनों क्लिनिक पहुंचते हैं। वो आदमी तो गिमजू को धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, तुम्हें जेल में डाल दूंगा।
लेकिन स्योजिन उसकी रिपोर्ट देकर कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी सीरियस नहीं हुआ है, तुम तो एकदम ठीक हो। और ग्युमजू के हाथ में चोट देखकर कहता है कि अरे बाप रे, तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लग गई है। फिर उस आदमी से कहता है कि ये चोट के लिए तुमसे पैसे मांग सकती है। ये देखकर वो हंसने लग जाती है क्योंकि स्योजिन उसकी साइड ले रहा था। फिर सैन को देखते हैं, उसे एक आदमी मिल गया था जिसके पास कॉन्सर्ट की 2 टिकट थी, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से वो जा नहीं सकता था और इसलिए वो किसी को देना चाहता था। सैन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो टिकट मुझे दे दो क्योंकि मुझे जरूरत है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और का मैसेज आता है कि मेरी वाइफ उस आइडल की बहुत बड़ी फैन है, इसीलिए वो टिकट मुझे चाहिए। सैन कहता है कि मैं वहाँ जाकर अपने क्रश को अपने दिल की बात बताऊंगा। और असल में वो दूसरा आदमी ली ही था, उसे अपनी वाइफ सुनवा के लिए चाहिए था क्योंकि वो भी तो उस आइडल की फैन थी। कॉन्सर्ट गांव में होने वाला था, इसलिए टिकट का ओनर उन दोनों को रेस करने के लिए कहता है कि जो गांव के एलिमेंट्री स्कूल फील्ड तक पहले पहुंचेगा उसे वो टिकट मिलेगी। तब वो दोनों वहां पहुंचने के लिए फटाफट निकल जाते हैं, लेकिन भागते भागते ली का सामान ही गिर गया था तो बेचारा उसे उठाने में लग जाता है और ऐसे में सैन स्कूल तक पहुंच जाता है। वो ये देखकर चौंक जाता है कि टिकट का ओनर उसका फ्रेंड किम है। सैन को देखकर तो किम उसे परेशान करता है कि तुम हो, तुम्हें किसके लिए चाहिए। तो सैन कहने लगता है कि प्लीज मुझे टिकट दे दो और किसी को कुछ मत बताना। काफी परेशान करने के बाद वो उसे टिकट दे ही देता है। तब टिकट मिलने के बाद वो पागलों की तरह खुश हो रहा था। फिर ग्युमजू को देखते हैं, वो देर रात तक गैरेज में काम कर रही थी। तब स्योजिन उसके पास आता है, कहता है कि लाइट ऑन देखकर मैं यहाँ आ गया। वो उसके लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था। ये देखकर वो कहती है कि तुम मुझे इतना सारा क्यों दे रहे हो। तब वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, वो मुझे सब कुछ दे देते हैं और ये इतना सारा था कि मैंने चाहता था कि वेस्ट कर दूं, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। पर सच तो ये था कि वो खुद ही एक महंगी जगह से उसका फेवरेट खाना खरीद कर आया था। दोनों खाना खाने लगते हैं। ग्युमजू को खाना तो पसंद आता है, लेकिन उसे ड्रिंक की भी याद आ रही थी कि साथ में ड्रिंक होती तो कितना मजा आता। तब वो उसे डांटने लगता है। वो कहती है, तुमने देखा ना कि दिन में क्या क्या हुआ, तो मेरी ऐसी लाइफ है कि मुझे ड्रिंक चाहिए ही होती है। तुम्हारे तो चाहने वाले हर तरफ है, हर दिन तुम्हारे लिए खूबसूरत है, लेकिन मेरे लिए हर दिन बारिश वाला है। कोई भी नहीं है जो मेरे लिए छाता लेकर आए, इसीलिए तो मेरी लाइफ बस शराब पर टिकी हुई है। पर स्योजिन को तो उसके लिए बुरा लग रहा था। कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें और चोट न लग जाए, तुम्हारे घाव जल्दी भर जाए। लेकिन वो तो ये सोच रही थी कि शायद वो मेरे हाथ की चोट के बारे में बात कर रहा है। वहीं ली सैन से मिलने जाता है तो वहां पर टिकट देखकर समझ आता है कि मतलब जिससे वो कम्पीट कर रहा था वो वही है। इसका मतलब वो युंजू की बात कर रहा था, यानी कि वो उसे अभी भी पसंद करता है। यहाँ पर हमें 2018 का पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब सैन हिंजू के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला था, तब वो उसे अपनी शादी के बारे में बताकर सरप्राइज दे देती है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रेजेंट में ली इस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम पागल हो गए क्या तुम अभी भी इसके बारे में सोच रहे हो, वो तुम्हारी फ्रेंड की बहन है और उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन सैन नहीं सुनता और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। वहीं ग्युमजू ये सोचकर परेशान हो रही थी कि स्योजुन ने किस चोट के बारे में कहा था। उसे तो ये लग रहा था कि कहीं नशे में मैंने उसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ने का सच तो नहीं बता दिया। फिर सोचते कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि तभी अलार्म बजने लगता है क्योंकि आज उसका वेडिंग डे था और उसने ये पहले ही सेट किया हुआ था। अगली सुबह उसके डैड को देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्होंने आज शादी के लिए एक स्पीच भी लिखी थी, लेकिन वो उसे जाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। पर गलती से वो नीचे गिर जाती है। तब ग्युमजू उसे देख लेती है, फिर उसे लेकर अपने फेवरेट स्पॉट पर आती है, उसे पढ़ने लगती है। उसके डैड ने लिखा था कि तुम मेरी बहुत प्यारी गिफ्ट हो और आज तुमने मुझे एक बेटे के रूप में एक और गिफ्ट दिया। फिर जूब के लिए लिखा था कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। ये पढ़कर उसे रोना आता है। उस टाइम स्योजिन भी वहीं पर था और वो उसे ही देख रहा था कि तभी ग्युमजू को कॉल आता है और वो जल्दी में निकल जाती है। वहाँ गांव में वो बस आई हुई थी जिससे ग्युमजू ने अपनी शादी के लिए बुक किया था और इसमें गांव के लोगों ने ग्युमजू की शादी के लिए जाना था, पर ग्युमजू से कैंसिल करना भूल गई थी। ग्युमजू की मॉम भी यहीं पर थी। तब मिस नोजी कहने लगती है कि ग्युमजू ने शादी तो कैंसिल कर दी, लेकिन बस क्यों नहीं की। उसी टाइम ग्युमजू भागते भागते पहुंचती है और बस देखकर चौंक जाती है। उसकी मॉम को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसने फिर से मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। कहती है कि जाओ तुम जाओ और वापस मत आना, मैं समझूंगी मेरी एक ही बेटी है। बेचारी ग्युमजू कुछ बोल ही नहीं पाती कि तभी स्योजिन वहां आता है और सबसे कहता है कि मैंने ही इसे कैंसिल करने से मना किया था, मैं अपने बूढ़े पेशेंट्स को पिकनिक पर ले जाना चाहता था। ग्युमजू से कहता है कि तुमने इन्हें बताया नहीं, तुम भूल कैसे गई, तुम भी तो साथ चलने वाली थी ना। वो खुद चौंक जाती है कि ये क्या बोल रहा है। तब उसका हाथ पकड़कर उसे बस में ले जाता है। रास्ते में वो ग्युमजू से कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के लिए झूठ बोला कि कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। बस में शराब रखी हुई थी। उसे देखकर ग्युमजू इमेजिन करने लगती है कि अगर शादी कैंसिल नहीं हुई होती तो सब कितने मजे करते, कितने खुश होते। उसे बुरा फील होता है। स्योजुन से कहती है कि तुमने सही कहा था कि मैंने बहुत से लोगों का दिल दुखाया है। फिर अचानक बस रुकवा कर उसे बाहर निकाल देती है और खुद शादी में जाने के लिए निकल जाती है। वहीं हिंजू को लग रहा था कि सारी गलती मेरी है, अगर मैंने डिवोर्स नहीं लिया होता, अच्छे से रह रही होती, तब ग्युमजू की एंगेजमेंट टूटी होती तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वजह से उसे सुनना पड़ रहा है। सुनमा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सैन उनकी बातें सुन लेता है तो उसे उसके लिए बुरा लगता है। वो जो टिकट लेकर आया था उसे भी नहीं दे पाता। उन्हें ली को दे देता है कि तुम सुनमा के साथ ही चले जाना। फिर स्योजिन को देखते हैं, उसे ग्युमजू की चिंता हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं गुस्से में जुएब की शादी में जाकर कोई तमाशा ना कर दे, उसे मार न डाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो तो अकेले में ड्रिंक कर रही थी। इसी बीच बारिश होने लगती है।
तो ग्युमजू सामान लेकर जाने लगती है, लेकिन फिसल जाती है और सारी बॉटल्स भी गिर जाती है। तब उसे याद आता है कि उसने सियोजिन से क्या कहा था, क्योंकि तब भी बारिश ही हो रही थी और वहाँ सियोजिन शादी में पहुंच गया था। वो हर तरफ ग्युमजू को ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। गेस्ट भी ग्युमजू के बारे में ही बातें कर रहे थे, उसकी बुराई कर रहे थे, इसलिए उसे जुएब को देखकर बहुत गुस्सा आता है। तो वो जानबूझकर अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के सामने खड़ी करके चला जाता है। इससे उसे एयरपोर्ट के लिए निकलने में लेट हो गया था, तो वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था। सियोजिन ग्युमजू को फोन भी करता है, लेकिन वो उठा ही नहीं देती। उसे हर तरफ ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी। तब टैक्सी से जाते हुए वो उसे पुल पर खड़ा हुआ देख लेता है, इसलिए उसके लिए छाता लेकर जाता है। उसे देखकर वो खुश होती है, कहती है कि मुझे लगा था कि कोई मेरा साथ नहीं देगा, कोई भी बारिश में मेरे लिए छाता लेकर नहीं आएगा, लेकिन वो तुम हो। मुझे याद आ गया है कि मैंने क्या कहा था। उस टाइम उसने ये कहा था कि मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मैं अपनी लाइफ से शर्मिंदा हो चुकी हूँ, इसलिए मैं ड्रिंक छोड़ना चाहती हूँ। वो समझ गई थी कि इसीलिए सियोजिन उसकी इतनी हेल्प कर रहा था। कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो, मैं पहले जैसी लाइफ जीना चाहती हूँ। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, वो सियोजिन का लेक्चर देखकर कहता है कि आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।